गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आज गुरुवार का दिन है तो वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी होती है और जब वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी होती है तो बाजार में उठापटक यानी कि वोलेटिलिटी होना लाजमी सी बात है। बाजार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले ही अगर आप देखें कल का जो सेशन था उसमें हमने 14 दिन की जो लगातार तेज़ी थी या फिर हरे निशान के साथ जो निफ्टी में क्लोजिंग हो रही थी उसका सिलसिला थमता हुआ दिखा है। तो बाजार ने अपना जो 14 दिन का तेज़ी का दौर है उस पर ब्रेक लगाई है। उसके बाद अब आपको बाजार में कैसे रणनीति बनानी चाहिए जब हम वीकली एक्सपायरी के दिन खड़े हैं, चलिए इसमें मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रेलिगर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिसर्च डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और विशेष धन्यवाद। जैसा आपने वादा किया था कि एक्सपायरी वाले दिन आप हमारे साथ हुआ करेंगे, तो आज फिर से आप मौजूद हैं, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद सर। जी धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो सर, मार्केट में हम देख रहे हैं कि 14 दिन से लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। जैसे आप लास्ट टाइम हमारे साथ जुड़े भी थे उस समय आपने कहा भी था कि मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं है, तेजी का सिलसिला अभी भी बरकरार रहेगा। उसके बाद भी हमने देखा है कि 6 दिन तक मार्केट में तेजी ही होती हुई दिखी है। कल के सेशन में जरूर थोड़ा सा एक पॉज लगता हुआ दिखा क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि कुछ यूएस और चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आए थे वो कमज़ोर थे। उसका कंसर्न मार्केट में प्ले आउट हो गया, जिस वजह से हम भी लाल निशान में बंद होने से बच नहीं पाए। निफ्टी में हमने देखा करीब 80 अंकों के आसपास की गिरावट थी। सेंसेक्स 200 अंक और बैंक निफ्टी करीब 300 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जिस तरह की क्लोजिंग हुई है उसमें हमने 25,200 का जो लेवल है वो क्लोजिंग बेसिस पे जरूर तोड़ दिया, लेकिन लोअर लेवल से हमने रिकवरी भी मार्केट्स में आती हुई दिखी है। बैंक अगर आप निफ्टी की बात करें 100 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी हमने बनती हुई दिखी, क्योंकि एक समय हम 25,100 के भी नीचे फिसल गए थे। जो क्लोजिंग है वो 25,200 के थोड़ा नीचे, एक दो पॉइंट नीचे ही होती हुई दिखी है। तो 100 अंकों से ज़्यादा हम सुधर कर नीचे से बंद हुए। बैंक निफ्टी सेंसेक्स की बात करें, इनमें भी हमने देखा लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली। 500 अंकों से ज़्यादा सेंसेक्स सुधर गया और बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से जो रिकवरी हुई उसके अगर आप पॉइंट वाइज कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो भी आपको करीब करीब 150 अंकों के आसपास की नज़र आएगी। तो मार्केट में सर ये जो पॉज आया या ठहराव आया जिसे हम कह सकते हैं, 14 दिन से लगातार तेजी हो रही थी, उसके बावजूद भी लोअर लेवल से हमने रिकवरी ही आती हुई दिखी है और लोअर लेवल्स पे फिर से जो बाइंग इंटरेस्ट है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। कैसे रीड किया सर आपने इसको? और आज चूंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है तो पोजिशन के हिसाब से क्या निफ्टी को खरीदें या बेचें? देखिए सबसे पहले तो इस समय जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि कल जो गिरावट आई और उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी आई वो कहीं ना कहीं से कॉन्फिडेंस को लूज करती हुई नजर आई और अब ऐसा डर सा लग रहा है कि शायद इस एक्सपायरी के बाद एक करेक्शन के संकेत भी बन सकते हैं। तो ट्रेंड यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि 25,000 के जब तक ऊपर है तब तक बहुत बड़े संकेत नीचे से आने के नहीं है। और इस समय ट्रेड के हिसाब से मैं पहला ट्रेड अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर खुलती यानी 200 खुलती है 205 खुलती तो मैं पहला ट्रेड लूंगा बाय का। अपसाइड टारगेट होगा 255 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा 25,180 रुपए का। ये है मेरा फ्यूचर का ट्रेड। अब आ जाते हैं, अगर मैं गलत होता हूं, मेरा मार्केट ऊपर नहीं खुलती नीचे खुलती है, तो पहला ट्रेड इनिशिएट करूंगा 25,180 के नीचे। यहां पर लूंगा शॉर्ट साइड ट्रेड फ्यूचर में और टारगेट होगा 25,120 का। तो यहां पे भी आपको 50-60 रुपए आराम से मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 200 रुपए का रखिएगा। तो आपको दोनों साइड के ट्रेड की तैयारी यहां पर कर लेनी है। अब आते हैं, एक हीरो जीरो स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन लोग हीरो जीरो बहुत करते हैं। तो अब हीरो जीरो में आपको फोकस करना क्या है? 25,000 वाला जो इस समय पुट चल रहा है वो चल रहा है 15 रुपए का, क्लोज 15 रुपए हुआ है। इसको थोड़ा पकने दीजिए, 10:30 तक इंतजार करिए। 10:30 पे अगर 10 रुपए का रहेगा तो खरीद लीजिएगा। शाम के सेशन में एक झटका मारेगा, 10 से 20 देगा, निकल जाइएगा, आपको डबल हो जाएगा प्रीमियम, वो फायदा मिलेगा। दूसरी साइड कॉल वाले पे भी नजर रखनी। कौन से वाले पे रखनी है? नजर रखनी है 25,250 वाला। इस समय चल रहा है 34 रुपए। इस 34 रुपए को ध्यान रखिए, जब ये 10 रुपए आ जाएगा ना तो रिस्क लीजिएगा और वहां पर करिएगा बाय। एक झटका देगा जिसमें 25 रुपए तक जाएगा और डबल करा के आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो आप यहां पर इस ट्रेड पे आप फोकस कर सकते हैं। स्ट्राइक फिर से नोट कर लीजिए, 25,250 की कॉल। अब अगर आप कहते हैं तो मैं बैंक निफ्टी भी शुरू करता हूं। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ पूछ। तो बैंक निफ्टी में देखिए, आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना तो पहली बात है, आप जितने ये जो दूसरे चैनल देख रहे हैं, दूसरे टीवी देख रहे हैं ना, उन पे सिर्फ ध्यान हटाइए
और पेपर पेन लेके बैठिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है वो आपको प्रॉफिट बनवाने के लिए है। और जरूर अपडेट डालिएगा कि आपको प्रॉफिट आया नहीं आया, और पिछले जो प्रोग्राम रहे उनका एक बार हिस्ट्री भी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद उसको टेस्ट करके भी बताइएगा जो बताया था उसमें आया नहीं आया, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि क्या हुआ। अपने मुंह से बोलूंगा, अपनी तारीफ तो अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, कॉल बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अब बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 51,400 पे। सिचुएशन गंभीर है, नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी गिर सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड की तरफ फोकस करते हैं, फ्यूचर ट्रेड को करते हैं अवॉइड। नए एक्सपायरी की तरफ जाते हैं 11 सितंबर। कॉल और पुट के प्रीमियम को फोकस कर लीजिए। पहला कॉल कौन सा फोकस करेंगे? 51,200 रुपए का कॉल लगा लीजिए। जब तक हम बात कर रहे हैं आप लोग इस टर्मिनल पे फोकस करिए, और साथ ही लगाइए 51,700 का पुट। इन दोनों पे नजर बनाइए। पहला, जो भी 500 रुपए के ऊपर पहले निकल जाए, चाहे कॉल निकल जाए चाहे पुट निकल जाए, उसको कर लीजिएगा बाय। स्टॉप लॉस डालिएगा 465 रुपए का। टारगेट रखिएगा 550, पहला, दूसरा 650। ये दो टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। जिस साइड भी खुल जाए, मेरा वही फ्रेंड है, गिरेगा तो बाय करूंगा, बढ़ेगा तो भी बाय करूंगा, लेकिन बाय साइड से उतरूंगा, सेल साइड से नहीं उतरूंगा। रिस्क यहाँ पर ज्यादा है। अब हो सकता है आपको लगे 500 रुपए के प्रीमियम ज्यादा है, छोटे प्रीमियम पे फोकस करें तो छोटा प्रीमियम नोट कर लीजिए। कॉल साइड पे आते हैं, 51,900 की कॉल। 51,900, 51,900 की कॉल चल रही है 155 रुपए। बाय करना है 165 रुपए के ऊपर। टारगेट होगा 200 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा वही जो इस समय क्लोजिंग है 150 रुपए के पास। तो ये आपको फोकस करना है कॉल साइड की तरफ। पुट साइड की तरफ अगर जाते हैं, दूर से टाइम वैल्यू खाने की कोशिश मत करिएगा, पहला दिन है आज। 50,800 के पुट पे फोकस करिए। 130 रुपए के पास चल रही है, 140 या 142 रुपए के ऊपर जैसे ही जाती है बाय करिएगा। टारगेट रखिएगा 160 रुपए का, स्टॉप लॉस रखिएगा 120 रुपए का। अब आप ये सवाल हो सकता है संदीप जी आपके मन में आ रहा हो कि मैं जो प्रीमियम दे रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ बाय एबव करिएगा या नीचे करिएगा। करंट लेवल दूंगा तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए आपकी तैयारी पहले करनी है। ओके, ठीक है सर, मैं रिपीट कर देता हूँ। हीरो जीरो से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप मिस कर गए हैं तो पहले निफ्टी का 25,000 का जो पुट है जो कि 15 रुपये के आसपास है, इसको आपको 10.5-10 रुपये के आसपास आए तो खरीदिए। 20 रुपये का टारगेट हो जाएगा तो इसे निकाल दीजिएगा। 25,250 का जो कॉल है जो कि 34 रुपये के आसपास है, इसको आपको 10 रुपये के आसपास खरीदना है। ये भी डबल हो जाएगा 20-25 रुपये के आसपास, तो आप अपना पैसा डबल करके यहाँ से निकल सकते हैं। ये तो हो गई रवि सर की हीरो जीरो स्ट्रैटेजी निफ्टी की। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 11 सितंबर वाला 51,200 का कॉल जो कि 500 रुपये के ऊपर या फिर 51,700 का पुट, इन दोनों में से कोई भी जो पहले 500 रुपये के ऊपर निकल जाए उसको आप 465 के स्टॉप लॉस के साथ 550 और 600 रुपये के टारगेट के साथ खरीद के चलिए। ऑप्शंस को बेचना नहीं है आपको, प्रीमियम खाने की कोशिश नहीं करनी है, प्रीमियम अर्न करने की कोशिश नहीं करनी है। ये आपके लिए सख्त हिदायत है। और दूसरी तरफ अगर आपको छोटे प्रीमियम पे फोकस करना है तो 51,900 का कॉल जो कि 155 पे है, इसको आप खरीदिए 165 के ऊपर। 200 का टारगेट, 150 रुपये का स्टॉप लॉस और 50,800 का पुट जो कि 130 के आसपास है, ये आपको 142 के ऊपर खरीदना है, 140 के ऊपर जाए तो। और 160 रुपये का टारगेट है, 120 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो आपकी जो आज की एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, उसकी पूरी तैयारी जो है आपको करवा दी है। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के जो आपको ऑप्शंस के ट्रेड हैं वो भी सुझा दिए गए हैं दोनों तरफ के, और ऑप्शंस की जो प्रीमियम वैल्यू है उसके हिसाब से भी, अगर आप कम प्रीमियम पे फोकस करना चाहते हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं, ज़्यादा पे फोकस करना है वो भी बता दिए गए हैं। बाजार ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है, नीचे जाएगा तो आपको करना है। तो पूरी तरह से इंट्राडे के लिहाज से आपकी जो एक कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रैटेजी है वो रवि सर ने पूरी तरह से तैयार कर दिया। और इसके साथ साथ जो सर मेरा दूसरा सवाल था वो भी आपने एड्रेस कर दिया है बैंक निफ्टी की जहां तक बात है। अब जरा सेक्टर्स की ओर बढ़ते हैं। बैंकिंग में कल हमने देखा, चाहे आप पीएसयू बैंक की बात करें चाहे आप प्राइवेट बैंक्स की बात करें, दोनों में प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा पीएसयू एक ऐसा तबका है जो कि कल काफी कमजोर था। मेटल और आईटी, यहां पर भी प्रेशर देखने को मिला। और मेटल आईटी हमने देखा है कि ग्लोबली कनेक्टेड है, जब भी कोई ग्लोबल स्तर पर खबर खराब होती है तो ये पिटते हैं, और खबर अच्छी होती है तो इनमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ तेल गैस जो कि काफी मजबूत थे काफी दिनों से, उसमें भी कल के दिन में पिटाई होती हुई दिखी है। खरीदारी कहां पे हुई? डिफेंसिव्स में। हेल्थ केयर फार्मा फिर से लाइमलाइट में आ गया, एफएमसीजी में खरीदारी थी, रियल्टी फिर से पार्टिसिपेट करता हुआ दिखा, और मीडिया में भी कल के सेशन में खरीदारी होती हुई दिखी। विप्रो में हमने देखा टॉप लूजर था जहां तक निफ्टी की बात है। इसके अलावा कोल इंडिया, ओएनजीसी, हिंडाल्को ये पिटते हुए नजर आए, और एशियन पेंट्स क्योंकि क्रूड गिरा है उसका पॉजिटिव साइड पे इंपैक्ट देखने को मिला। ग्रासिम, एचयूएल, अपोलो हॉस्पिटल ये
निफ्टी के टॉप गेनर्स थे और एचयूएल फिर से लाइमलाइट में आ गए क्योंकि एफएमसीजी शेयरों में अब खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। बैंकिंग शेयरों की अगर हम बात करें सर, बैंक निफ्टी की तो बात हो गई। कल एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी, उसमें फेडरल बैंक को डाउनग्रेड किया गया था। बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके अगर रेटिंग नहीं भी काटी गई तो उनके टारगेट नीचे की ओर रिवाइज किए गए और जिन बैंकों पे पॉजिटिव राय भी थी उनके टारगेट प्राइस भी नीचे की ओर रिवाइज किए गए हैं और ज़्यादातर बैंक हमने कल के सेशन में गिरते हुए दिखे। फेडरल बैंक इसको लीड कर रहा था क्योंकि इसकी रेटिंग कट हुई है तो 3-3.5% के आसपास गिर के बंद हुआ है। तो बैंकों में सर लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू चाहता हूं, क्योंकि सर मैं जो हमारे शो के नीचे कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ रहा था। लोग ये पूछते हैं कि अगर रवि सर आते हैं तो इंटरडे की स्ट्रैटेजी तो देते हैं, उनसे लॉन्ग टर्म के लिए जो व्यू है वो भी मांगा जाए। तो मैंने सोचा बैंकिंग से क्यों ना इसकी शुरुआत की जाए। लॉन्गर टर्म के लिए बैंकिंग पर आपका क्या व्यू है और जब बैंकों में गिरावट आती है तो क्या ये खरीदारी करने का मौका, अगर हाँ तो फिर कहां पे? देखिए, क्या खरीदारी करनी है इसकी राय तो मैं आज नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ी गिरावट का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन हाँ। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जरूर यहाँ पर स्टॉक बनते हैं। और इस समय बैंकिंग काउंटर पे चूंकि कंसोलिडेशन का जो आपने बात करी, कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि उतार और चढ़ाव जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है और एक दायरे में बाजार घूम रहा है, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। और ना उनमें बहुत बड़ी गिरावट के संकेत है, ना बहुत बड़ी बढ़त के संकेत हैं। दो स्टॉक पहले फोकस करता हूं। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने प्रॉफिट बुक करने की राय दी है, एचडीएफसी पे भी प्रॉफिट बुक करने की राय दी है, एक्सिस पे भी प्रॉफिट बुक करने की राय दी है और इंडसन पे भी प्रॉफिट बुक करने की राय दी। प्रॉफिट बुक करने का मतलब है अगर आपके पोर्टफोलियो में पुराना पड़ा है तो थोड़ा थोड़ा काटते जाइए, काट लीजिए, बेटर है, मौके ज्यादा मिलेंगे। कहां पर खरीदारी करने के मौके मिलते हैं? 1150 आईसीआईसी, 1450 के पास एचडीएफसी, 790 780 के पास एसबीआई। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको खरीदारी के मौके देते हुए नजर आएंगे। बाकी जो छोटे मंझोले स्टॉक्स हैं जो 50-60 रुपए के पास है, उनमें तो कोई रिस्क है नहीं। 10% डाउन हो जाए क्या फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा एवरेज कर लीजिए। रोज वैसे ही आप 50 रुपए की ब्रेड खा जाते हैं। 50 रुपए का स्टॉक अगर लिया है और थोड़ा नुकसान दे रहा है तो वो ब्रेड वापस रिवर्स करके खरीद लेंगे। तो यहाँ पर अभी के हिसाब से छोटे मंझोले स्टॉक पे बहुत ज्यादा एवरेज ऑन मत करिए, लेकिन स्टॉक्स को काटिए नहीं, होल्ड करके रखिए। जो टॉप आउट स्टॉक है उन्हीं में प्रॉफिट बुक करिए। और 3 साल, 5 साल और 10 साल, ये तीन कैटेगरी को अगर मैं फोकस करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स पे बेस्ट स्टॉक बाय करने के लिए आपको डिप का इंतजार करना पड़ेगा। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का सामने लगाया हुआ है, 3 साल बाद अगर किसी से पूछेंगे तो ये 450 पे ट्रेड हो रहा होगा। 5 साल बाद 680 के पास ट्रेड, 600 से 700 के बीच में ट्रेड हो रहा होगा और 10 साल बाद शायद ये मल्टी बैगर बना होगा। तो फोकस कहाँ करना है ये आपको समझ में आ रहा है कि उन स्टॉक्स पे लगाइए, उन स्टॉक की तरफ फोकस करिए जो 3 साल तक के लिए आपको धोखा ना दें या फिर आपको बहुत बड़ा क्षति ना पहुंचाएं। उन स्टॉक्स की तरफ रखिए। छोटे मझोले बैंकों में किससे दूर रहना उनमें भी बता देता हूँ। आरबीएल बैंक से दूरी बना लीजिए, बंधन बैंक से दूरी बना लीजिए। ये स्टॉक्स आपको थोड़ा लालच जरूर देते हैं लेकिन धोखा उतनी ही बड़े तरीके से देते हैं, तो बेटर है इनसे दूरी बनाइए। चलिए, तो क्या खरीदना है क्या बेचना है, जैसा हमारे शो का नाम भी है, तो रवि जी परफेक्टली उसको डिफाइन करते हैं। 3-5-10 साल के लिए अगर आपको खरीदारी करनी है तो थोड़ा आपको डिप का इंतजार करना चाहिए। खरीदारी कहाँ पे करनी है? आईसीआईसीआई बैंक 1150 के आसपास, एचडीएफसी बैंक 1450 पे मिले, एसबीआई अगर आपको 800 के नीचे 790 के आसपास मिले, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा तो मल्टी बैगर हो सकता है, अगर आप 10 साल बाद देखेंगे तो कई गुना ज़्यादा इसमें जो एक्शन है वो आपको बनता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, लेकिन आरबीएल बैंक और बंधन बैंक से आपको दूर रहना है, इनसे दूरी बनाइए। इनके जो प्राइजेस हैं, प्राइस पॉइंट आपको ज़रूर अट्रैक्ट करते होंगे, लेकिन इनमें फंसना नहीं है, इनसे आपको दूरी बना के ही चलना है। इसके अलावा सर मेटल और आईटी स्टॉक, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबली कनेक्टेड हैं, जब भी कोई ग्लोबल खराब खबर आती है पिटते हैं, जब कोई अच्छी खबर आती है तो इनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखती है। मेटल में तो खबर आ रही है सर, समझ भी आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस और चाइना में पिटती हुई नजर आई, खराब आई खबर वहाँ पे, तो ये गिरते हुए नजर भी आए। आईटी में क्या मुनाफा वसूली हो रही है या आपको लगता है कि अब तेज़ी खत्म हो चुकी है, इनसे निकल जाना चाहिए? संदीप जी, जब आईटी की चर्चा करते हैं तो अंदर से बड़ा कुछ चीजें बोलने का मन करता है और मुझे लगता है कि इस भ्रम से कब बाहर निकलेंगे लोग ये समझ नहीं आता। कल को आईटी चल जाएगा कहेंगे रुपया चला दिया, फिर जब गिर जाएगा कहेंगे यूएस का डेटा खराब हो गया। अरे भैया, ये सब न्यूज से बाहर निकलो। क्वार्टरली ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हो तो आईटी सेक्टर, संदीप जी आप वही हैं, मैं भी वही हूँ, हम भी यहीं बैठे हैं। पिछले 3 क्वार्टर से मैं कंटिन्यू सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ। पहले 2 क्वार्टर की बात की थी, उसको एक क्वार्टर एक्सटेंड किया। आईटी सेक्टर जब चढ़ जाए उनसे कह दीजिए जय श्री राम, धन्यवाद, दूर दुआ सलाम हो गई आपसे, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो धोखे में रहेंगे। टॉप
स्टॉक्स में लूजर कौन से होंगे आपके? जो विप्रो देख लीजिए, 580 के ऊपर जाता नहीं, 450 कब आ जाए पता नहीं चलता। इन्फोसिस में 2000 के ऊपर जाने का दम नहीं, 1500 आने की क्षमता है। टेक महिंद्रा थोड़ा सा बढ़ सकता है, 1700-1800 आएगा, वापस 1400 रुपए तक आ जाएगा। जब इतना बड़ा वेरिएशन दिख रहा हो और आप हवा में जी रहे हो, तो मुझे लगता है कि बेटर है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है, उससे निभाइए, उसके साथ चलिए। इनफैक्ट मैंने टीसीएस को भी यहाँ पर अभी बाहर करने की बात की है, एलेक्सी, टाटा एलेक्सी को भी कहा है कि इससे दूर रहिए और थोड़ा सा समय दीजिए। स्टॉक आपके फ्रेंड नहीं है, प्रॉफिट आपका फ्रेंड है, और सही स्टॉक चूज करना। देखिए ये सब स्टॉक बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने में एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सपोज आपको कहता हूं कि आप चलिए विप्रो बाय कर लीजिए, विप्रो आपको 5% चल गया, मार्केट वहां से 18% चल गया, तो क्या आप प्रॉफिट में है? मुझे नहीं लगता। मैं सोचता हूं कि शायद ये रिस्क यहां पर बढ़ जाता है। तो आईटी सेक्टर में आप बने रहिए, आपको खुशी मिलती रहेगी स्टॉक मार्केट में बने, लेकिन बहुत बड़े रिटर्न की उम्मीद बिल्कुल मत करिए। दूसरा सेक्टर जो आपने चूज किया मेटल का, आप बोले तो मैं बोलूं? प्लीज सर। देखिए मेटल में क्या है कि कुछ छोटे मंझोले स्टॉक्स में कंसोलिडेशन देखने के बाद पुल बैक आता है, तेजी आती फिर गिर जाते हैं, लेकिन मेटल की डिमांड कम होने वाली नहीं है। चाइना ने सप्लाई यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज करी है। इंडस्ट्री डेटा तो एक बहाना है, जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर देखें तो भारत पे मेटल की ग्रोथ ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग टर्म पे मेटल पे खतरा यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, चाहे आप नाल्को ले रहे हो, वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, इन सब पे ठीक है थोड़ा डिप आएगा, लेकिन आपको घबरा कर पोर्टफोलियो चेंज करना इसकी जरूरत नहीं दिखाई देती। हाँ, जो छोटे मोटे स्टॉक बाय कर लेते हैं, जैसे विस्ता स्टील है, 24 रुपए का है, आज भी 5% ऊपर साफ साफ नजर आ रहा है। 5% ऊपर किसने कर रखा होगा? तो इस तरीके के स्टॉक से दूरी बनाइए। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स का फंडामेंटल अच्छा है, छोटे मोटे इंपैक्ट आ रहे हैं, विदेशी इंपैक्ट आ रहा है, डोमेस्टिक डिमांड ही यहाँ पर ज्यादा है, तो विदेशी इंपैक्ट का फायदा ये होगा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो स्टोरी है वो थोड़ा स्लो चलेगी, लेकिन ग्रोथ स्टोरी तो है। ठीक है, मेटल्स में डिमांड रहेगी, आगे भी रहेगी, अभी भी है, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। तो नाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, टाटा स्टील, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहें तो कभी भी इनमें खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन आईटी से करनी है, आपको दूरी बनानी है। कोई भी बाउंस आता है तो आपको यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है, बल्कि टाटा बाय बाय बोलना है। क्यों? क्योंकि मार्केट से कम रिटर्न यहाँ देखने को मिलेंगे। भले ही तेज़ी आती हुई दिखे, लेकिन मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे, इसलिए इससे दूरी बनाएं और ऐसे सेक्टर्स में रहें जहाँ पे मार्केट को आउट परफॉर्म करने का दमखम नज़र आता है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो उनमें भी दमखम आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बाजार भले ही गिरा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में हमने देखा कि स्थिति थोड़ी सी बेटर थी। अगर आप एडवांस डिक्लाइन से शुरू करें तो 1181 शेयर चढ़ने वाले थे, गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे, 1354 शेयर थे। लेकिन आप मिड कैप इंडेक्स देखिए, 74 अंक गिरकर, और स्मॉल कैप इंडेक्स 150 अंक चढ़कर बंद हुआ है। और मिड कैप इंडेक्स में भी अगर आप देखेंगे लोअर लेवल से रिकवरी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब करीब 625 अंक सुधर के बंद हुआ कल के लोअर लेवल से, और मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा जो रिकवरी थी करीब करीब 550 अंकों के आसपास की थी। तो भले ही जो फ्रंटलाइन इंडाइसिस हैं वो थकते हुए नजर आए, पिटते हुए नजर आए, रिकवरी वहां पे भी हुई, लेकिन लाल निशान के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन जो रिकवरी थी या फिर जो मजबूती थी वो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा नजर आ रही थी। तो सर, मिड कैप स्मॉल कैप के ये जो गिरने का इंतजार कर रहे हैं लोग कि एक बड़ी गिरावट आएगी तो मिड कैप स्मॉल कैप में घुसेंगे, क्योंकि चले भी बहुत तेज़ थे ये, और मार्केट में ज़्यादातर लोग ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब जब गिरावट आएगी वो भी काफ़ी तेज़ आती हुई दिखेगी, तो शायद फिर वहाँ पे एंटर करने का या फिर पोजीशन लेने का मौका मिलेगा। तो उन लोगों के लिए क्या सलाह होगी? क्योंकि कल के मार्केट में आप देखें बहुत सारे गेनर्स थे, जुबिलेंट इंग्रेविया देखिए, सीसीएल प्रोडक्ट्स देखिए, डीसीडब्ल्यू, और फॉर दैट मैटर आप रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर को ही देख लीजिए, ये भी काफ़ी मजबूत थे, जबकि बाजार एक तरफ गिर रहा था। क्या सलाह होगी सर आपकी इस पूरे स्पेस पे? पहली बात है, जो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की बात कर लेते हैं, स्टॉक्स में आप देखिए सुनेंगे तो है नहीं, बस हाँ यही कर सकते हैं कि थोड़ा एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है। 200 इस समय रिलायंस इंफ्रा चल रहा है 212, यहाँ पर आपको एक मौका मिल रहा है 220 के आसपास, एक बार एग्जिट जरूर करिएगा, वापस आपको 180 के भाव दिखाई देंगे। आर पावर में भी मैंने पहले समझाने की कोशिश की थी, समझे तो अच्छा, नहीं समझे तो नीचे फिर आ गया, फिर वापस ऊपर आ जाएगा, लेकिन चाल बदलने की जरूरत है, स्ट्रैटेजी के तहत चलिए। दूसरी तरफ जो आपने बात करी, देखिए
स्टॉक स्पेसिफिक जिनके फंडामेंटल हैं और जिन पे न्यूज है, जिन पे अच्छी ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, उन स्टॉक्स में गिरावट के संकेत बिल्कुल नहीं है। और सब आपको मैं हकीकत बताऊं तो इस समय जिन स्टॉक्स में गिरावट आनी थी उनमें ऑलरेडी 30% की गिरावट आपको देखने को मिल गई। और उन स्टॉक्स में आप बॉटम आउटिंग फेस चल रहा है, तो बॉटम आउटिंग में बहुत तेजी से बाइंग देखने को मिलती है और बहुत तेजी से सेल ऑफ भी देखने को मिलता है, क्योंकि लोग पैनिक सिचुएशन पर रहते हैं। लेकिन आप मत घबराइए, आपके पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक है ग्रोथ स्टोरी पे रखिए और होल्ड करिए, थोड़ा लंबा समय दीजिए, आपको स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आएंगे। स्टॉक्स बस अच्छा होना चाहिए। ऐसा स्टॉक मत लीजिए जैसे आर पावर है, आज कल के दिन 32, दूसरे दिन 25, कब हवा चली जाए कब हवा आ जाए, ऐसे स्टॉक पे भरोसा नहीं कर सकते। स्टॉक ठीक है चलेगा, दे भी जाएगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बने नहीं रह सकते हैं। कॉन्फिडेंस अगर रखना है तो आपने जैसे बात करी, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात कर लें, या फिर फार्मा सेक्टर में आज का पहिया वापस स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, तो सेक्टर एलोकेशन पे फोकस करें। सेक्टर एलोकेशन पे फोकस करें, अच्छे फंडामेंटल्स वाले, अच्छी ग्रोथ स्टोरी वाले स्टॉक्स के साथ बने रहिए। कोई घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनमें स्टोरी अच्छी है, जिनमें ग्रोथ अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, उनमें ग्रोथ स्टोरी भी इंटैक्ट रहेगी। इसलिए अच्छे स्टॉक्स को चुनिए और अच्छे सेक्टर्स के साथ, मजबूती वाले सेक्टर्स के साथ आप बने रहे, जहाँ तक मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात है। चलिए अब आज की तैयारी शुरू कर लेते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो कल हमने देखा था सर क्रूड में बड़ा फॉल देखने को मिला था। अलग अलग खबरें हैं, इंटरनेशनल फ्रंट पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर लीबिया में प्रोडक्शन रीस्टोर हो सकता है। उसका जो फायदा है, क्रूड में जो गिरावट आई दिसंबर 2023 के निचले स्तर तक पहुंच गया। पेंट शेयरों में बड़ा एक्शन देखने को मिला, ओएमसीज में भी एक्शन था, लेकिन ओवरऑल अगर हम पेंट सेक्टर की बात करें तो जिस तरह का मूव देखने को मिला है, क्या ये एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर निकल जाने का संकेत है, या आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ अच्छी है, रुकना चाहिए इनमें? देखिए, सबसे पहले क्रूड ऑयल को रिलेट कर लेते हैं। इस समय क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन जो है वो बढ़े हुए हैं और प्राइसेस नीचे हैं। और अभी आपको सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक इनके दामों में थोड़ी गिरावट रहेगी। और यहाँ पर अभी डिमांड भी उतनी नहीं निकल कर आ रही। इसी वजह से आपको पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं या टायर इंडस्ट्री के हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा खासा एकोमुलेशन करने को मौका मिलेगा। तो स्टोरी अगर आपको जनवरी और फरवरी की तैयार करनी है तो इन स्टॉक्स में बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। डिप पे ऐड ऑन करते चलिए, और डिप नहीं मिले तो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एसआईपी अगर कर रहे हैं महीने के हिसाब से, इन स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रखा है तो बिल्कुल करिए। इन सब में कंपैरेटिव अगर जाते हैं तो मुझे बर्जर पेंट थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देती, जो कि 700 की स्टोरी को यहां पर हिट कर सकता है। पहला। दूसरा स्टॉक है जेके टायर। अब आप के उससे पीछे से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपकी टीम बैठी है, जो टॉप स्टॉक्स है वो यही दो हैं, लेकिन मैं पहले बोल दे रहा हूँ शायद। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फोकस कर लीजिए, प्लेट आप बाद में चला दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जेके टायर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, 400 के पास करेक्शन होकर आया है, और इन लेवल से खरीदारी करें तो 480 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। और स्टॉप लॉस भी 390-95 का लेकर चला जा सकता है। तो ये दो स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, खास तौर से आपके इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस को देखते हैं। तो सर एक बार आपने बर्जर पेंट्स का 700 रुपये का टारगेट दिया है, जेके टायर का 390 का स्टॉप लॉस दिया है। बर्जर पेंट्स का मैं स्टॉप लॉस मिस कर गया और जेके टायर का मैं टारगेट मिस कर गया, दोनों अगर आप बता पाएँ। बर्जर पेंट का टारगेट है 700 रुपए का, और इस समय चल रहा है 600 रुपए, 598 रुपए एग्जैक्ट अगर देखते हैं तो। और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिएगा 570 रुपए का। तो 30 रुपए के स्टॉप लॉस से, 30 क्या लगभग 28 रुपए के स्टॉप लॉस से 100 रुपए मिलने की क्षमता रखता है। ठीक है, और जेके टायर का स्टॉप लॉस आपने 390 बताया, टारगेट क्या होगा सर? टारगेट आपको जेके टायर का 480। 480 रुपये का। ये मैं इसलिए पूछ रहा सर, हमारी टीम को ये जो आप प्लेट बनाने की बात कर रहे हैं सर, वो प्लेट बनाने में आसानी रहेगी, मैंने इसको नोट कर लिया है और मैं शेयर भी कर देता हूँ। जब तक आप अगले सवालों के जवाब देंगे प्लेट आपके सामने बनकर आ जाएगी। तो शायद मैंने आपको प्रीएम्प्ट कर लिया सर, ये सवाल मैं यूजुअली आपसे लास्ट में पूछता कि आप कौन से स्टॉक पसंद कर रहे हैं, तो शायद मैंने आपसे जो स्टॉक्स हैं वो पहले ही बुलवा लिए हैं। चलिए बाकी सवालों की और फोकस करते हैं। अगर हम जीआईसी री की बात करते हैं सर, जीआईसी री का कल हमने देखा कि ओएफएस खुला था, सरकार ने 7% के आसपास हिस्सेदारी बेचने के लिए ये ओएफएस खोला है। जो नॉन रिटेल का हिस्सा था या फिर जो संस्थागत निवेशकों का हिस्सा था वो 1 गुना से ज़्यादा पूरा भरता हुआ नजर आया। यहाँ पे मतलब जो रिस्पांस है वो ठीक ठाक मिलता हुआ दिखा है, लेकिन शेयर हमने देखा कि 5-6% के आसपास गिर के बंद हुआ, 5.25% की गिरावट लेके बंद हुआ और 395 रुपये का इनफैक्ट इसका फ्लोर प्राइस था, वहाँ तक तो नहीं गया, लेकिन डे लो के आसपास ही आप देखिए महज 15 पैसे डे लो के ऊपर जाके बंद हुआ है। तो जिनको सर रिटेल में, क्योंकि आज मौका है इसमें पार्टिसिपेट करने का, क्या आपकी सलाह होगी इसमें पैसा लगाने की?
देखिए बिल्कुल ये एक मौका है और आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्राइस में वो जो डिस्काउंट है वो वापस से आपको रिट्रेस होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अगर आप ओएफएस पे अप्लाई कर रहे हैं तो जरूर करिए, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो मत करिए। ओके, तो ओएफएस में आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करने का मौका है क्योंकि डिस्काउंट पे ये शेयर आपको मिल रहा है, तो उस लिहाज से ज़रूर इसमें आप अप्लाई करके चल सकते हैं। वैसे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वैसे आपको रुकना चाहिए। आप कुछ पीएसयू स्टॉक्स की बात कर रहे थे सर, या ओवरऑल जो गिरावट की बात कर रहे थे कि कई सारे ऐसे अच्छे मिड कैप्स हैं जो कि 25-30% करेक्ट हो चुके हैं, उसमें कुछ डिफेंस के स्टॉक्स हैं जो कि अब जैसे आप कह भी रहे थे कि बॉटम आउट हो गए हैं और अब चलना शुरू करने लगे हैं। उसमें HAL हुआ, मजगांव डॉक हुआ, BEML, गार्डन रीच हुआ, BDL हुआ, BELB फॉर दैट मैटर, जब से वो निफ्टी वाली न्यूज़ आई है कि उसमें शामिल हो रहा है, उसमें भी लो लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो अब ये जो बॉटमिंग आउट का फेज़ है, इसमें डिफेंस शेयरों में या फिर PSU शेयरों में कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? संदीप जी, आप बिल्कुल यहाँ पर जो आपने स्टॉक की चर्चा करी, मैं आपके दर्शकों की लैंग्वेज में एक चीज बोलना चाहता हूँ। कहाँ गए वो इस टारगेट जो मैस्डॉक के 2000 के दिए जाते थे, कहाँ गए वो टारगेट? तो क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी थीम को फॉलो करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया के शोशाबाजी से थोड़ा दूर रहिए, नॉलेज वाले चैनल को फॉलो करिए। स्टॉक्स पर यहाँ पर हम फालतू की बकवास चर्चा नहीं करते, हम उनकी चर्चा करते हैं जिनमें आपको, एक तो वैसे ही आप डरे हुए हो, 5-54 सौ पे खरीद रखा है, 4500 का भाव आ गया और कहते 2000 आ रहा है, आप काट दोगे, सौदा काट दिया, क्या हुआ? 500 रुपये बढ़ गया, आज की 7% की रैली खत्म हो गई। अब आप फिर से सर बैठ के पकड़ पकड़ लीजिए कि आप खरीदूं कि नहीं खरीदूं, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लीजिए। फिलहाल अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको मौका, फिर मैं कह रहा हूं आपको, मैंने कहा है 3 साल के मौके पे डिफेंस स्टॉक ही लीडर रहेगा, आगे भी रहेगा और अभी की ग्रोथ के हिसाब से भी रहेगा। और वैसे भी एक सीक्रेट स्टडी के हिसाब से देखिए, जब हमारे मोदी जी बाहर जाते हैं उसके बाद डिफेंस स्टॉक में करेक्शन का दौर रुक जाता है, बढ़त दिख जाती है, और बजट होता है तो भी यही दिखाई देता है। थ्योरी यही कहती है, जो थ्योरी कहती है उससे अगेंस्ट काम मत करिए, कम से कम नहीं निकलिए तो रुके रहिए, थोड़ा सा पुल बैक दिखाई देगा। हाँ, अगर डर लगता है, जो लोग प्रॉफिट में आए वो लोग 40% अपनी पोजीशन को थोड़ा बुक करते चलें। लेकिन अभी के मौके पे HAL पहला टारगेट 5500 वापस आएगा, BDL वापस से 1500 के लेवल दिखाई देंगे, BEML वापस से यहाँ पर 4500 के भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें जो करेक्शन है उनको मैं इसीलिए कह रहा था, आप लोग डिप पे ऐड करते चलिए। एक दिन में 6% की रैली हो गई, सारा कुछ खत्म, आज सारे चैनल पे आप पॉजिटिव पॉजिटिव चिल्ला रहे होंगे, आपको मौका ही नहीं मिला। तो इन सब चीजों से बचिए, मनी 9 को फॉलो करिए, तंग करिए संदीप जी को जितना तंग कर सकते हैं, पूछिए इस पे सवाल, वो ज्यादा अच्छा है, कमेंट करिए इस वीडियो पे जिससे कि आपको जवाब मिल सके। सर मेरे सवाल इनफैक्ट उसी के आसपास ही होते हैं। मैं डायरेक्टली तो किसी का नाम लेके सवाल नहीं पूछता हूँ कि किसी ने ये शेयर इतने पे खरीद रखा है, उसके मैं सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ जो हमारे शो हम करते हैं और उसी के बेसिस पे सवाल पूछने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने जो GIC री पूछा है, ये लोगों के मन में सवाल है कि बड़े निवेशकों ने तो ले लिया, क्या हमें 400 रुपये के नीचे लेना चाहिए, इसीलिए मैंने वो भी पूछा है। और डिफेंस को लेकर आप देखें या PSU स्पेस को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि जो करेक्शन हुआ, जैसे आप कह रहे थे कि हायर लेवल से 25-30% करेक्ट हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि ऊपर के भाव पे फंसे हुए हैं। उनके सवाल अलग अलग लेवल्स पे आते हैं, इतनी क्वांटिटी ले रखी, इतने प्राइस पे है, HAL में बताइए, BEML में बताइए, BDL में बताइए क्या करना है, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, बहुत सारे स्टॉक्स हैं सर, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। इसीलिए मैंने आपसे PSU और डिफेंस पे सवाल पूछा था और जिस तरह से आपने आंसर किया है बहुत ही अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि लोगों के मन में जो सवाल हैं वो एड्रेस होते हुए नजर आएंगे अगर आपको उन्होंने सही से सुना है और सही से समझा है। तो डिफेंस के बाद सर एक थीम जो और मार्केट में प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है वो है ज्वेलरी शेयर। ज्वेलरी शेयर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि सर ग्लोबल मार्केट में जो रेट कट का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है कि ये जो 16-17 तारीख को फेड की बैठक होने वाली है उसमें ऑलमोस्ट तय है कि ब्याज दरें तो घटनी है। अब पहला जो रेट कट होगा क्या 25 बेसिस पॉइंट का होगा, 50 बेसिस पॉइंट का होगा, ये नहीं पता। लेकिन गोल्डमैन सैक्स से एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने गो फॉर गोल्ड के नाम से एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें वो कह रहे हैं कि $2700 का भाव हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने का। तो इस थीम को अगर ध्यान में रखना है, अगर ये 2025 की शुरुआत में यहाँ से करीब $180-200 के आसपास की और तेज़ी गोल्ड में बची है, तो ज्वेलरी स्टॉक्स में क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर इनको बेच के निकल जाना चाहिए? संदीप जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मेरा व्यू जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले देखिए एक चीज समझे, मैं गोल्ड के व्यू पे पहले आता हूँ जिससे आपके स्टॉक के व्यू की तरफ चढ़ता हूँ। गोल्ड इस समय चल रहा है 71,300 रुपए के ऊपर। इंटरनेशनल भाव पे अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि
जो अभी के भाव है उनमें कुछ बहुत ज्यादा बड़ी गुंजाइश यहाँ से बढ़ने की नहीं है। हाँ, आपको दिवाली के टाइम पे जरूर ये हर बार एक एस्टिमेट देखने को मिलता है कि हाँ बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। यूएस अगर इंटरेस्ट रेट को कट करता है, गोल्ड के प्राइसेस भी कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। संकेत उल्टे दिखाई दे रहे हैं। अब रहते हैं कितना बढ़ जाएंगे सर, बढ़ने गिरने की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि 68,000 तक के लेवल गोल्ड में वापस से करेक्ट होकर आ सकते हैं। 74-75 हजार के ऊपर गोल्ड अभी यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा। अब ज्वेलरी स्टॉक का जवाब आपको मिल गया होगा कि ये जो तेजी है, ये जितनी भी है, ये सब दिवाली तक, अभी थोड़ी दिवाली के फर्स्ट वीक तक बनी रहेगी। तो 2-3 महीने हैं, अगर आप होल्ड करना चाहें तो रुक सकते हैं, और अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। और अच्छे प्रॉफिट में है तो 50-40% प्रॉफिट बुक करने में भी समझदारी है। फिलहाल गोल्ड के लेवल जहां तक आप 2700 कर रहे हैं, जब तक इंटरनेशनल मार्केट पे 2500 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आता, 2-3 महीने नहीं क्लोज करता, 2700 के लेवल को हिट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और थोड़ा डिप के संकेत यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे हैं, रुपी वापस से अपनी स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आएगा तो फिर से गोल्ड पर बहुत ज्यादा कुछ खास इंपैक्ट नहीं होगा। डॉलर भी यहाँ पर इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा, उसका चेन रिएक्शन यहाँ पर गोल्ड पे निगेटिविटी की तरफ देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद व्यू थोड़ा सा चेंज है, लेकिन फिर भी अगर कल्याण ज्वेलर की बात कर लें, अब इस पे लेवल्स के हिसाब से देखें तो 680 के लेवल तक अभी जाता हुआ नजर आ रहा है। सफर करना है तो 680 के आसपास तक आप होल्ड करके चल सकते हैं। टाइटन की बात कर लेते हैं, टाइटन सबसे ज्यादा फोकस में रहता है। फिलहाल मार्केट में थोड़ा डिप है तो थोड़ा डिप लगा रहा है, लेकिन वैसे स्टॉक ठीक लग रहा है और थोड़ा सा अपसाइड पे वापस से 3780 और 3800 के भाव दिखा सकता है। तो आपको लेवल्स बता दिए, निकलना कहाँ है, मतलब आपका जो प्रोग्राम है कहाँ खरीदे कहाँ बेचे उसका फोकस करिए। मेरे सवाल ने आपको कंफ्यूज किया था और आपके जवाब ने मुझे कंफ्यूज कर दिया सर। मेरा सवाल ये था कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूएस में रेट कट की तैयारी हो रही है उसके बावजूद गोल्ड नहीं चलेगा? जी बिल्कुल, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय गोल्ड के भाव काफी ओवरबॉट सिचुएशन पर हैं और इन लेवल से एक बड़े कटआउट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बुल के तो ट्रेंड का सवाल थोड़ा सा कम दिखाई देता है, यानी मैं तो नंबर्स पे चलता हूं, जो प्रोबेबिलिटी कम दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है, मैं भारतीय बाजारों के रेट को इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि आपके दर्शक भारतीय बाजार को फोकस करते हैं और सोने की चमक तो सभी देखना चाहते हैं। बहुत से लोग, अभी मुझे 2 दिन पहले ही फोन आ रहे थे कि ज्वेलरी खरीदनी है, शादी की तैयारी करनी है, बिटिया की शादी करनी है, क्या करें। मैंने कहा देखिए, मौका तो मिलेगा आपको तो आप खरीद लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आज ही मार्केट चले जाइए, ये सबके लिए है। थोड़ा सा रुक कर जाएंगे तो शायद थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। चलिए रुक के जाइए थोड़ा, तब तक त्योहारी सीज़न भी आ जाएगा। इनफैक्ट रक्षाबंधन से तो त्योहारी सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिवाली के आसपास अगर आप जाएंगे या थोड़ा उससे पहले जाएंगे तो हो सकता है आपको 68,000 के आसपास के लेवल्स मिल जाएं, ऐसा रवि जी सर हमें कह रहे हैं, जो फिलहाल 71,300 के आसपास हैं। तो आंकड़े जो बयां कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गोल्ड में यहाँ से बड़ी तेज़ी नहीं नज़र आ रही जहाँ तक डोमेस्टिक मार्केट्स की बात है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कोई बड़ा उछाल आएगा इसकी भी संभावना कम है। तो सर, अगर आपने दिवाली की बात करी है, त्योहारी सीज़न की बात अगर चली ही है, तो फिर त्योहारी सीज़न में बता दीजिए क्या खरीदना है। कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हों, चाहे वो एफएमसीजी हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, या फिर रिटेल शॉपिंग की वजह से ही कोई ऐसे स्टॉक जो आपके रडार पे हों? देखिए, फिलहाल तो रिटेल के स्टॉक्स हैं, लेकिन आपके इस प्रोग्राम पे मैं उन लोगों के लिए सवाल छोड़ जाता हूँ। वो लोग सवाल पूछेंगे तो अगली बार हम लोग उन्हीं स्टॉक्स को कवर करेंगे, लेकिन 2-3 रिटेल के स्टॉक्स पे आप लोग फोकस करिए। सवाल आप लोग स्टॉक्स यहाँ पर आप लोग फाइंड आउट करिए, क्योंकि अभी टाइम है फेस्टिवल में, तब तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो रिटेल के 2-3 स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर अगली बार रवि जी कह रहे हैं हम बातचीत करेंगे फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए। फिलहाल के लिए थोड़ा आप रुक सकते हैं। लेकिन सर, बाजार फार्मा स्टॉक्स की जहाँ तक बात है उनको लेकर नहीं रुक रहा है। एक दिन का ठहराव आता है, फिर से यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आती है और बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं फार्मा स्पेस में जो कि शायद पीछे रह गए थे इस तेज़ी में, अब वो पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। मॉर्पिन लैब्स हुआ, पीपीएल फार्मा जिसे हम पिरामल फार्मा के नाम से भी जानते हैं, मार्क्सन्स फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, सीक्वेंट, बड़ी लंबी लिस्ट है सर जहाँ पे हम देख रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव। यानी कि बाजार कैसा भी चले, इन स्टॉक्स में जो तेजी आती है दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। सर, बहुत ही स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट है, आपकी नजर कहां पे है? देखिए, पूरे में फार्मा सेक्टर पे मैंने कभी बेयरिश व्यू दिया नहीं है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आज फार्मा सेक्टर तैयार हुआ है। मैं सिर्फ एक चीज के लिए यहाँ पर फार्मा खुद, मैं फिर नंबर्स की बात करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है निफ्टी के साथ निगेटिव कोरिलेशन यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है।
इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी बढ़ेगा तो फार्मा स्टॉक नहीं बढ़ेगा, लेकिन निफ्टी गिरेगा तो फार्मा स्टॉक ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, गिरेगा नहीं बढ़ेगा। अब यही चेन रिएक्शन आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। छोटे मजोले आप देख लीजिए, लॉरेस लैब, मॉर्फिन लैब, सिप्ला, सन फार्मा, औरो फार्मा, इन ज्योति लैब, इन सब पे बाय की रिकमेंडेशन थी। हाँ, आज थोड़ा स्माइलिंग फेस आया है। क्यों? क्योंकि जो कंसोलिडेशन की हम लोग बात करते हैं हर प्रोग्राम में कि कंसोलिडेट कर रहा है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, वो शायद अब फ्रस्ट्रेट होकर बढ़ा हुआ है। अब बढ़ता कहां तक है? तो यहां से अभी 5-8% की रैली आपको इस बास्केट में और देखने को मिलेगी। बने रहिए, किसी कहने प्रॉफिट मत बुक करिए, थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करिए। और गिरते मार्केट में तो वैसे ही और सब स्टॉक्स आपको लॉस दे रहे हैं, तो कम से कम जो प्रॉफिट दे रहा है उसको सुकून से बढ़ने दीजिए, काट कर कम मत करिए। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करने वाली बात है सर ये फिर से, क्योंकि ज़्यादातर आप बोलते हैं अगर मुनाफा हो रहा है लेके जाइए, मिठाई खाइए, लेकिन फार्मा में आपका डाइवर्जेंट व्यू है। अगर आप कह रहे हैं मुनाफा बन रहा है तो उसको राइड कीजिए, मुनाफा आगे और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो इसको आप काटने की जल्दी मत कीजिए, मुनाफा लेने की जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अगर निफ्टी गिरता भी है तो निफ्टी से ज़्यादा तेज़ चलते हुए नजर आएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको बने रहना है, पकड़ के रखना है अगर आपको मुनाफा बन रहा है मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में, जहाँ पे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। आखिरी सवाल होता है सर आपसे पिक्स का, और उसका जवाब आप पहले ही दे चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर हमारी टीम वो पिक्स दोनों फायर कर सके, जैसे आपने कहा भी था। एक आपने बर्जर पेंट्स की बात करी थी कि जिस तरह से क्रूड गिर रहा है और सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में और गिरावट आएगी, तो यहाँ से आपने बोला था कि पेंट शेयरों में बर्जर पेंट्स आपको बहुत पसंद है। 700 रुपये का टारगेट है, 570 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, 600 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। और जेके टायर दूसरा नाम है जहाँ पे 390 रुपये का स्टॉप लॉस है, 480 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। क्या व्यू होगा सर इन दोनों स्टॉक्स में जो आपने बोला है, इनमें टारगेट आ जाएंगे वो? बिल्कुल टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। और अगर आप कहीं पर आपको मार्केट फंसता हुआ तो भी नजर आया, तो भी इन स्टॉक्स पे से बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। क्या व्यू लेके चलना है सर, कब तक ये टारगेट आ जाएंगे? मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4 वीक तक का टाइम लग सकता है, 4 से 6 वीक में ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो 4 से 6 हफ्ते का समय लेके चलिए आप। क्रूड की जो स्टोरी है, जो थीम है, वो प्ले आउट होती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि यहाँ से और भी गिरावट नज़र आ रही है। तो जेके टायर और बर्जर पेंट्स में खरीदारी करने के मौके नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे लिए सुबह सुबह आपने समय निकाला, और जैसा आपने वादा किया भी है कि वीकली एक्सपायरी के दिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आपने हीरो जीरो स्ट्रैटेजी दी, निफ्टी पे अपनी राय दी है ऑप्शन ट्रेड में, और बैंक निफ्टी पे भी अपने जो आपने कॉल बताई उसका आपके लिए बताने के लिए सर आपका विशेष रूप से धन्यवाद। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? फिलहाल मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, सोच समझ कर ट्रेड करिए। इस वीडियो को 4 बार सुनिए, अगर समझ नहीं आता है तो उनको पेपर पे नोट डाउन करिए, और पहली बार प्रैक्टिस करिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब वापस से लड़ाई कर लीजिएगा। लेकिन आप प्रोग्राम को अच्छे से समझिए, और खास तौर से ध्यान रखिए मार्केट में ट्रैप मत होइए। मार्केट ट्रैप करेगा, लेकिन आपको सोच और समझ कर यहाँ पर ट्रेडिंग की तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इस लिंक को और लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल लीजिए। लोगों का भला होगा, आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बिल्कुल, लोगों का भला होगा अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपकी जो वीकली एक्सपायरी होती है बाजार की, उसकी तैयारी कराने में रवि सर बहुत मेहनत करके लेके आते हैं। आपको ऑप्शंस के ट्रेड भी बताते हैं, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, हीरो जीरो स्ट्रैटेजी भी बताते हैं, और वो काम करती भी है, कारगर भी साबित होती है। माफ़ कीजिए, लास्ट टू लास्ट वीक जब आपने वो बताया भी था तो उस समय हमने देखा था बहुत अच्छा पैसा उसमें बनता हुआ दिखा भी था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो बहुत वॉलिटिलिटी रहती है, आपको नुकसान नहीं होगा। बहुत ध्यान से रहेंगे, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे और आपको बहुत सारा मुनाफा होगा, ऐसी हम उम्मीद करके चलते हैं। अगर आपको कोई फिर भी दुविधा होती है तो सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके लिए खास शो लेकर आते हैं, उसमें जरूर जुड़िएगा। ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का न्यूज़ फ्लो हो रहा है, उसका इंपैक्ट भारतीय बाजारों पर कैसा होता है, छोटे मझोले स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन है, वहाँ पर आपको कहाँ खरीदारी के मौके बन रहे हैं, ये सब आपके लिए वो लेकर आते हैं। सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन एक्सपायरी का दिन है, वॉलेटाइल रहता है, लेकिन आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।